दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अ चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री एंड ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हिस्टोरिकल सिनेरियो को देखते हुए आरटीआई को लाना पड़ा अपने कंट्री में। आरटीआई जैसे एक्ट को क्यों जरूरी है, जो कि सबसे पहले ये देखिए कि बस आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, ना ही कोई ऐसा सेपरेट लॉ था जिसके लिए हम गवर्न करें राइट टू सीक इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। हमारे पास ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था। ये आपको पता है कि राइट टू सीक अथॉरिटी इज योर फंडामेंटल राइट, बट क्या इतने हद तक ये बहुत ज्यादा क्या मैंडेटरी था? क्या इसको हम एक स्पेसिफिक रूल की तरह ट्रीट करते थे? ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए, समझिए, जनरल लॉ क्या होता है, स्पेसिफिक लॉ क्या होता है। जनरल लॉ इज द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, दैट इज अ जनरल लॉ फॉर अस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक लॉ, दैट इज अ आरटीआई एक्ट, जो स्पेसिफिक डील करता है राइट टू सीक इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आरटीआई है आपका, आरटीआई पर बहुत लेट में आया। 19 सेंचुरी में देखिए कुछ लॉज हमारे आ गए थे, कुछ लॉज बाद में आए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस आए थे। लेकिन आरटीआई एक्ट क्यों जरूरी बाद में आई, ये जानना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं कि जब भी कोई हमारे कंट्रीज में लैक्यूना दिखता है लेजिस्लेटिव पार्ट से, लैक्यूना का मतलब क्या है कि जब हमारी कंट्री ने देखा कि ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है जिसको डील करे, जो कि पूरी डेमोक्रेसी को अगर ऐसा कोई एक्ट नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी का पिलर पूरा उड़ा दिया जाएगा। क्यों? समझते हैं अकाउंटेबिलिटी से, ट्रांसपेरेंसी से। अगर हमारे देश में कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, अगर हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का प्रोविजन नहीं है, तो हम नहीं जानते कि देश की सरकार हमसे क्या कर रही है। हमसे टैक्स तो ले रही है, बट उसके सिवा वो हमारे वेलफेयर के लिए क्या कर रही है। क्योंकि सबको पता है कि वी आर द अथॉरिटी, वी हैव अ पावर टू चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी वन। तो हमें जानने का भी अधिकार है। तो आरटीआई बहुत बाद में आया। क्यों आया? क्योंकि हमको पता है कि लॉ जब आप पढ़ेंगे, जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आप बहुत सारे ज्यूरिस्ट जो है वो देते हैं कॉन्सेप्ट का कि लॉ उनकी नजर में क्या है। तो जैसे कि आप समझिए कि जैसे रियलिस्ट स्कूल पढ़िए, सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्कूल पढ़िए, तो उसमें बताया है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में बताया है, हिस्टोरिकल स्कूल में बताया है कि लॉ जो है बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि हम लॉ इवॉल्व थ्रू द टाइम एज पर द नीड ऑफ द पीपल, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। जो चीज की जरूरत है, लॉ को हम अनमेट्रल नहीं मान सकते कि जो है तो है। ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एवरीथिंग कैन बी इंटरप्रेटेड डिस्पाइट ओनली टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ हेल्ड हुआ था? केशव नंदा भारती केस में। तो समझिए कि लॉ जिस तरह से नीड पड़ी, जैसे आपका जो बीएनएस था, बीएनएस में और आईपीसी में बहुत अंतर है। सोसाइटी को देख के, डेवलपमेंट्स को देख के हमें बीएनएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और रिप्लेस करना पड़ा हमको आईपीसी, क्योंकि मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को, साइबर क्राइम जैसी चीजों को हमको इंट्रोड्यूस करना था। तो हम सेपरेट तो लॉ नहीं बना सकते थे। तो ठीक है, सेपरेट लॉ था हमारा, साइबर सिक्योरिटी एक्ट हुआ, आईटी लॉज हुआ। तो ये सब कब आया? 2020 में आया। इवन अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल की हमारी बात चल रही है जो 2023 में आई है, बट वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत पड़ रही है। तो लॉ भी ऐसा ही है कि लॉ डायनेमिक नेचर का है। हमको सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग हमें लॉ लाना पड़ता है। लेजिस्लेटिव लैक्यूना इज अ डिफरेंट थिंग। उनको दिमाग में नहीं आएगा कि नहीं ये फ्यूचर में हो सकता है, बट हमें जब नीड पड़ती है तो हम बनाते हैं। इसलिए आरटीआई एक्ट बहुत बहुत लेट में है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज द राइट ऑफ सिटीजंस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड इन द बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। 2H में डेफिनेशन दिया है, यू कैन चेक हु इज द पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द आरटीआई एक्ट। तो पब्लिक अथॉरिटी इज अ पर्सन हु आर होल्डिंग सम पावर एंड नाउ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज हैव अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। कि ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी जनरेट हो सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब हम आते हैं ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल पे, दैट इज द मेन पॉइंट। एक चीज और समझिएगा, ये लॉ जो है ना बहुत ही डायनेमिक इन नेचर है।
तो ये भी जानना जरूरी है। आपको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों जब भी आप हिस्टोरिकल और ओरिजिन लिखोगे तो आप ये जरूर लिखना है, डेफिनेटली फेच योर मार्क्स, कि लेट आने का रीजन है। समझिए कि हमारे कंट्री में सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी लॉ नहीं था, हमारे कंट्री में थी ही नहीं। हमने पोश एक्ट बनाया, कब बनाया? 2013 में बनाया, जब भंवरी देवी का केस हमारे पास सामने आया, भंवरी गैंग रैप का केस हमारे सामने है, जिसको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के भी नाम से जाना जाता है। तो जब हम आया तो हमने सीडो, जो हमारा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑन द ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, वी कैन incorporate that article, that agreement in our municipal law। municipal law क्या होता है? हमारी कंट्रीज लॉज होते हैं। तो हमने वहां से वो चीज लेके इनकॉर्पोरेट किया अपने म्युनिसिपल लॉ में, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि हम अपने कंट्रीज में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताना वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें पावर देता है कि वी कैन टेक आवर इंटरनेशनल एनी एग्रीमेंट टू इनकॉर्पोरेट आवर द म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, दैट इज अ ब्यूटीफुल, आई थिंक वी कैन से दैट इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे गिव अ पावर अस टू। क्योंकि ऐसे तो हमारे दिमाग में नहीं आ जाएगा ना कि हम ऐसा लॉ बनाए वैसा लॉ बनाए, हमें कहीं ना कहीं से सीख के मिला है। जैसे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत चीजें लिया गया है, यूएस से कुछ लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, तो ये हमने लिया, टेकअप किया है। तो वैसे हमारा पोश एक्ट जो था वो हमारा सीडो से आया था, तो जरूरत के हिसाब से बना था, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज अबाउट द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ग्लोबल इन्फ्लुएंस समझिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ राइट टू इंफॉर्मेशन बिगन फ्रॉम द ग्लोबली मतलब वर्ल्ड, not particular that state or a country। the first RTI was passed in the Sweden, पास हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीडन में। हमारे यहाँ नहीं हुआ था, हमारे इंडिया में नहीं हुआ था, 1766 में, कॉल्ड अ फ्रीडम ऑफ ए प्रेस एक्ट। वहां भी जरूरत पड़ी होगी लोगों को जानने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेटर द कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, दे अडॉप्ट द सिमिलर लॉज। ठीक है, यूके ने किया, लेकिन यहाँ पे ना नाम चेंज कर देता है, नाम चेंज कर, जैसे इंटरनेशनली सीडो है बट वी हैव अ पॉश एक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? द ग्लोबल ट्रेंड्स यू नो ना, वी आर सो मच डेस्परेट टू एक्वायर अ ग्लोबल ट्रेंड। हम एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है ग्लोबली कॉम्पिटिशन। आप एक वर्ड सुने होंगे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये है कि जब कोई, फेडरलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर बिटवीन दिस यूनियन एंड स्टेट, जब कोई भी कंट्री, देखिए लॉ को ना बहुत ही इल्यूजन में मत रखो, एवरीथिंग यू कैन रिलेट इट। आप जब भी आंसर लिखो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखो तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को रिलेट करके लिखो, तो उससे क्या होता है? लॉजिक आपको मिलता है। जब भी एग्जामिनर होता है, यूर नेवर बी व्यू एज अ आर्ग्यूमेंट, दे सी योर लॉजिकल पॉइंट, हाउ यू प्रूव योर लॉजिक वंस। अंडरस्टूड? तो क्या होता है कि जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे थे, तो जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इसका मतलब बिटवीन द कंट्री द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन स्टेट जो है, स्टेट कुछ कंट्री में जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे गोवा इज अ मैंडेटरी फॉर दैट, राजस्थान इज अ मैंडेटरी टू रजिस्ट्रेशन, आपको कराना है शादी के बाद पति पत्नियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दैट इज ऑल अबाउट द लीगैलिटी ऑफ द मैरिज। तो हर कंट्री उसको अडॉप्ट कर रही है, हम भी अपने स्टेट में करेंगे, सॉरी कंट्री नहीं, हम भी अपने स्टेट, जैसे कि राजस्थान की, झारखंड ने मैंडेटरी कर दिया कि आप रजिस्ट्रेशन, नॉट राजस्थान, दैट इज अ झारखंड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो झारखंड ने मैंडेटरी कर दिया कि मैरिज को रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। तो वैसे बहुत सारी स्टेट देखेगी कि ओ दैट इज फॉलोइंग इन अनदर स्टेट, वी कैन ऑल्सो फॉलो दिस, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो उसी तरह कंट्रीज ने किया, कंट्री करती है, कंट्री जब देखती है ओ दैट इज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री, वी कैन फॉलो ऑल्सो दिस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे हम अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंट्री भी यहाँ पे की। ठीक है, उसके बाद अर्ली डिमांड्स इन द 1917-1919 आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया गवर्नमेंट वाज ऑफन सिक्रेटिव ड्यू टू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन। पता है ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, they can exploit each and every arena, जहां से उनको एक्सप्लॉइट करना हुआ वहां से किए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर सब्जुकेटेड फ्रॉम दैट, हम वो थे। तो
तो 1970 में देश ये जैसे कि देश की हालत बहुत ही वो हो गई थी, लो हो चुकी थी। वो जो कहते थे हम वो सुनते थे, जितना पे करते थे टैक्स पे करने का तो हम उतना करते थे। हमारे बीच में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी वाले सिस्टम नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारे लोग थे, तो हम तो उनसे पूछ सकते थे ना, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास पैसा नहीं था किसी चीज के लिए लेके, वो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी सारी चीजें थी, तो हमारे वो प्रॉपर्टी पर राज करते थे और हमें हमें नौकरी देते थे। लेकिन देश के आजाद होने के बाद हम अपनी टेरिटरी पे थे ना सिर्फ, तो हम अपनी टेरिटरी पे जब है, हमारा जब देश है, तो हम अपने देशवासियों से पूछ सकते हैं कि ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है, वॉट द अकाउंटेबिलिटी कैन बी जनरेट इन अ पॉसिबल वे, वी कैन डू सो। समझ में आ रहा है? तो हमने वहां से सीखा। जैसे कि जस्टिस के मैथ्यू इज अ केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण, दैट इज अ वेरी फेमस केस, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट केस ऑफ आरटीआई, जहां पे पीपल ऑफ ए कंट्री हैव अ राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट्स एंड देयर ऑफिशियल्स। क्योंकि उनको जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, दे हैव अ डाउट इंदिरा गांधी यूजिंग अ माल प्रैक्टिसिंग, तो वहां पे उन्होंने वो किया था कि हमें जानना है कि फंड कहाँ जा रहा है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन रेफर, दैट इज अ फेमस केस ऑफ आरटीआई ऑल्सो, यू कैन मेंशन दैट इज अ टू मच इंपॉर्टेंट, यू कैन मेंशन दैट केस। ठीक है, तो judgment was a recognize the right to know as a part of a fundamental right and the freedom of speech and expression, that is the article 19(1)(a। यहां से रिकॉग्नाइज हुआ था आपका क्या मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिख गया था, लेकिन यहां पे हमने यूज किया किसके केस में? राजनारायण के केस। उसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इज अ पीपल ऑफ ये राजस्थान में था, जहां पे लोगों को वेजेस, समझ रहे, वेजेस की प्रॉब्लम थी। तो एमके के सुल्तान ने डिमांडेड के एक्सेस विलेज को, कि जानना है हमें कि जो विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है कैसे हो रही है, और जो पब्लिक फंड है, हाउ द फंड कैन बी यूजेस, कैसे यूज हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1990 में तो फर्स्ट था, जहां पे हम लोग जाने कि नहीं यहाँ फंड हमें जानना है कि यहाँ की। तो ये समटाइम्स लोगों के अंदर जागरूकता आई होगी कि हमारे पास जानने का अधिकार है, हम पूछेंगे इनसे, तो यहाँ से चीजें शुरुआत हुई। फिर आया आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन 1996, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द जस्टिस पीबी समन ड्राफ्टेड अ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू द फेलियर ऑफ अ सर्टेन, वी कैन से दैट सर्टेन ग्लिच हो चुका होगा, इतना मेजॉरिटी नहीं बन पाया होगा, तो नहीं हो गया, बिल हुआ, एक्ट नहीं बन पाया। आपको पता है बिल टू एक्ट कैसे बनता है, यू कैन डेफिनेटली नो, क्योंकि जब आरटीआई पढ़ रहे हो तो या तो आप पास आउट होगे या तो फिर आप लास्ट सेमेस्टर्स में होंगे, एज पर माई कंसर्न, एज पर माई नॉलेज, तो यू डेफिनेटली नो कि बिल और एक्ट कैसे बनते हैं। तो 2000 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल which is passed in 2002 but never implement effectively, implement ही नहीं हो पाया। Later the public pressure, the strongest law मतलब ड्राफ्टेड इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये 2005 में हमारा आया। ठीक है, बहुत ही पब्लिक प्रेशर के बाद बहुत लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 दैट पास इन द पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005, केम इनटू द फोर्स 12 अक्टूबर एंड गिव अस सिटीजंस टू राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज विद इन द 30 डेज। देखिए कितनी अच्छी इन्फोर्सिबिलिटी है कि आपको 30 दिन में जवाब देना है, 30 दिन में जवाब देना है। उसका एक्सटेंडेड अगर है तो उसका रीजन भी रिकॉर्ड होता है। जब आरटीआई एक्ट आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगी, प्रोसीजर पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे एक्सटेंशन भी है। ठीक है, इट कवर्स अ सेंट्रल लॉ, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स एंड इवन द लोकल अथॉरिटीज आर मेक हैव ड्यूटीज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इफ द पब्लिक डिमांड्स। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका, क्यों हिस्टोरिकल आया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। 19(1) ये बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, दे ऑल्सो ग्रांटेड टू राइट टू सीक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये क्या है, ये आपका एक वहां से इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन। आपके पास है अधिकार बोलने का, लेकिन आपके पास ये भी इनसे मांगने का अधिकार, समझ रहे हो, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन। ये बहुत सारे केसेस में हेल्ड हुआ था राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका राजनारायण केस में ही हुआ था, पीयूसीएल में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे केस में हुआ। तो ये आपका खत्म हुआ।
नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वीडियो। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ द प्रोसीजर्स आर देयर ऑफ RTI। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन अ टेलीग्राम चैनल दैट इज़ अ लॉ बाय स्वामी विच इज़ मेंशन माई यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक, एंड ऑल्सो वी हैव अ व्हाट्सअप चैनल। ठीक है, यू कैन आस्क ऑल्सो क्वेश्चंस और रिगार्डिंग नोट्स, यू कैन एनीथिंग कैन आस्क। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।